कीमती कोयला जल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। माइनिंग एरिया में भी 10 minutes. धन्यवाद उपसभापति जी। मैं 23 जुलाई को वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसके समर्थन में खड़ा हूँ। उपसभापति जी, ये बजट एक विजनरी बजट है। भारत को विकसित भारत की तरफ मजबूती से बढ़ने के लिए तैयार किया हुआ ये बजट है। पिछले 6 दिन से उपसभापति जी हम सब विपक्ष को सुन रहे हैं और Kindly do not interrupt. Honorable member, kindly do not interrupt. Please speak. विपक्ष के सभी लोगों की बातें हम सुन रहे थे। मुझे बहुत हैरत हो रही थी उपसभापति जी कि कोई भी खुश नहीं था और सब के सब यही बोल रहे थे कि हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ तक के तमिलनाडु और बिहार वाले भी विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि हमें कुछ नहीं मिला। और हद तो तब हो गई जब सदन के देश के एक बहुत बड़ी वकील वहाँ से बोल रहे थे कि इंडियाज इकोनॉमी इज इन क्राइसिस। उपसभापति जी, क्राइसिस किसे कहते हैं? हमारे आसपास के पड़ोसी देशों को देखिए। पाकिस्तान, महंगाई, पेट्रोल अभी 250 रुपये हो गया है। एक आटे की बोरी निकलती हो तो 100 लोग उसके पीछे भागते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया, बोले कि मैं ये देश चला नहीं सकता हूँ, उसे क्राइसिस कहते हैं। लेकिन हमारे देश में जो उन्होंने यहाँ पे आपत्ति जताई, जो क्राइसिस चल रहा है, सभापति जी मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। भारत, हम सब जानते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2014 में 11वें स्थान पर था, आज वो 5वें स्थान पर है। और ये 5वें स्थान पर कैसे आया सभापति जी? क्योंकि ये देश विकास की ओर बढ़ रहा है, विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। हमने देखा जब जीएसटी कानून लाया गया 2017 में, जब जीएसटी कानून लाया गया था तब जीएसटी का महीने का कलेक्शन 35,000 करोड़ था। पिछले महीने जून के 2024 महीने का अगर हम जीएसटी कलेक्शन देखेंगे तो मैडम 2 लाख करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्शन हुआ है। 2 लाख करोड़। ये कैसा क्राइसिस है, मैं उनसे जानना चाहता हूं। देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 से पहले 350 थी मैडम, सिर्फ 350। आज भारत में 1,07,000 स्टार्टअप्स है, जिसमें कई सारे रोजगारों की भी संधि उपलब्ध कराई गई है। आईटी, जो इनकम टैक्स भरने वाले थे, उनकी संख्या 2 गुनी हो गई है मैडम। पर कैपिटा इनकम की बात वहाँ से बहुत बार चली। 2014 से पहले हमारे देश के लोगों की पर कैपिटा इनकम 76,000 थी, आज वो 2,12,000 हो गई है। ये कैसा क्राइसिस है, ये हम जानना चाहते हैं मैडम। कुछ आंकड़े और भी मैं बताना चाहूँगा। ये महंगाई की भी बात करते हैं, क्राइसिस की बात करते हैं। हमारे देश में 2014 से पहले 2013-14 के साल में 4 व्हीलर्स की जो बिक्री हुई थी वो हुई थी मैडम 18 लाख, और आज 2024 में जो 4 व्हीलर कार्स की बिक्री हुई है वो है 42,18,746, 4 गुना। ये कैसा क्राइसिस है? 2 व्हीलर का जो सेल, 2 व्हीलर की बिक्री जो 2014 में हुई थी वो 1,14,000 थी, आज 2024 में 1,79,7,400 है, 3 गुना। ये कैसा क्राइसिस है मैडम? सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स का अगर हम यहाँ पे सोचे तो पिछले 1 साल में 9,10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री हुई है। ये कैसा क्राइसिस है? हमारे देश में टूरिज्म बढ़ रहा है, टूरिज्म के आंकड़े यहाँ पे दिए गए। जो बाहर से लोग देश में आते हैं उनके आंकड़े बताए गए, लेकिन हमारे देश से जो विदेश में लोग गए, सिर्फ 2024 के आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले मैं 2014 का बताऊँगा। 2014 में
भारत से विदेश में यात्रा करने के लिए 1.5 करोड़ लोग गए थे। 2024 में ये संख्या 7.5 करोड़ है मैडम। लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई मैडम, क्योंकि लोगों का इनकम बढ़ गया है। एयरलाइंस की संख्या, एयरलाइंस के रूट, एयरपोर्ट्स की संख्या देश में सिर्फ 49 एयरपोर्ट्स हुआ करते थे, 74 एयरपोर्ट्स हुआ करते थे। आज देश में 149 एयरपोर्ट चल रहे हैं। 2014 से पहले देश में एयरलाइन के जो रूट्स थे वो 209 थे, आज 605 रूट्स है। और सबसे मजे की बात आपको बताऊं, आप सभी महसूस कर रहे होंगे, एयरलाइन का कोई भी टिकट आज आप खरीदने जाओ तो टिकट मिलता नहीं है, सारी फ्लाइटें फुल चल रही है। 609 रूट डोमेस्टिक चल रही है, और सबसे पहले जिसका बुकिंग होता है वो है बिजनेस क्लास। ये क्यों हो रहा है मैडम? क्योंकि लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है। उन्होंने और एक बात कही मैडम, कि उन्होंने कहा देश की हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, 144 करोड़ लोग हैं, और बेरोजगारी का जो परसेंटेज उन्होंने बताया, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, उन्होंने बोला 83% लोग बेरोजगार है। 83% लोग बेरोजगार कैसे हो सकते हैं मैडम? तो ये देश कैसे चलेगा? ये देश कैसे चल रहा है? इतने सारे फैक्ट्रियां कैसे चल रही है? ये जो इतनी सारी 4 व्हीलर की बिक्री हुई, 2 व्हीलर की किसने बनाई है? तो ये आंकड़े उन्होंने थोड़ा सा आत्म परीक्षण करने की जरूरत है, मैं ये मानता हूं मैडम। बेरोजगार की बात करते हुए मैं ये पटल पे रखना चाहता हूं कि जो लोग ईपीएफओ भरते हैं, जो पेंशन फंड भरते हैं, 2014 में कितने थे? 11 करोड़ थे मैडम। 2014 में हमारे देश में ईपीएफ प्रोविडेंट फंड भरने वालों की संख्या 11 करोड़ थी। आज हमारे देश में प्रोविडेंट फंड भरने वालों की संख्या 28 करोड़ है मैडम, 28 करोड़। मतलब इन 10 सालों में 17 करोड़ लोग प्रोविडेंट फंड भर रहे हैं जिनको जॉब मिला, और जो अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में काम करने वाले हैं इससे ज़्यादा उनकी दुगनी संख्या है मैडम। और फिर भी ये यहाँ पे बोलते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। मैडम, एक हमारा गवर्नमेंट पीएसयू एचएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हम सब जानते हैं। 2014 से पहले वो बंद था, वहाँ पे आंदोलन चल रहे थे, वहाँ पे सैलरीज नहीं हो रही थी, कोई काम 10 साल से नहीं हो रहा था, कोई ऑर्डर उनके पास नहीं था। आज डिफेंस की इतने ऑर्डर उनके पास है। हम सब जानते हैं कि हम डिफेंस का करीबन 70% सामान बाहर से इंपोर्ट करते थे। आज हमारी स्थिति ये है कि हम 96% इंडिजिनियस बन चुके हैं, और हम विदेशों को भी एक्सपोर्ट करते हैं। और एचएल का मैं इसलिए जिक्र कर रहा था कि आज एचएल में पूरे पिछले आगे 5 साल के ऑर्डर्स उनके पास है मैडम। आज हमारे देश में डिफेंस के लिए मिग विमान बनाए जा रहे हैं, हॉक बनाए जा रहे हैं, सुकोई जैसे विमान भी हमारे देश में निर्माण हो रहे हैं। जो चॉपर्स और हेलीकॉप्टर्स होते हैं मैडम, ध्रुव जैसा चॉपर, चीता जैसा चेतक, ये सारे चॉपर्स हमारे देश में इंडिजिनियसली बन रहे हैं। और आईएनएस विक्रांत मैडम, जिस पर इतना बड़ा जहाज है कि उस पर 5 हवाई जहाज बैठते, आईएनएस विक्रांत भी 100% इंडिजिनियस हमारे देश में बना, हमारे लोगों ने बनाया। और ये बोल रहे बेरोजगारी यहाँ पे चल रही है। मैं किसानों की बात करना चाहूँगा मैडम। किसानों के बारे में इन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ भी नहीं है। मैं कोऑपरेटिव सेक्टर से आता हूँ, मैं कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करूँगा मैडम। कोऑपरेटिव मंत्री यहाँ पे बैठे थे। पैक्स के लिए पहली बार सहकारिता मंत्रालय ने कुछ किया है। सहकारिता मंत्रालय पहली बार स्थापन हुआ है। हमारे नेता अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में ये सहकारिता मंत्रालय शुरू हुआ। उन्होंने कई सारे कोऑपरेटिव्स को जीवन दान देने का काम किया। मैं शुगर इंडस्ट्री से भी आता हूँ, मैं शुगर इंडस्ट्री की बात करूँगा। पिछले 25-30 सालों से शुगर इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ा संकट आया था, वो था इनकम टैक्स का। जो शुगर कैन क्रश होता था, जो शुगर बनती थी, शुगर कैन का पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट होता था वो कोऑपरेटिव सेक्टर वो किसानों को देते थे। और इसी को इनकम टैक्स वालों ने उनको नोटिस दिया कि ये जो ऊपर का पैसा जो आप किसानों को देते हैं वो आपका प्रॉफिट है और ये टैक्सेबल है, और टैक्स की नोटिसें गई। एक फैक्ट्रियों को 100-100, 200-200, 300-300 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस था मैडम। जब अमित भाई ने ये सहकारिता मंत्रालय संभाला, सबसे पहला और सबसे बड़ा निर्णय उन्होंने लिया, देश के सभी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज पे जो ये इनकम टैक्स का काम चल रहा था, नोटिसें बज रही थी, 10,000 करोड़ रुपया माफ करने का काम किया। 10,000 करोड़
और इसी के साथ ही पैक्स जो प्रिलिमिनरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ है, हर गांव में दो तीन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ है, उनको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, प्लीज कंक्लूड मैडम, उनको मजबूत करने के लिए, मैं महाराष्ट्र की बात 2-3 मिनट दे दिए मैडम, उनको मजबूत करने के लिए 27 किस्म के अलग अलग अभी प्रोविजंस किए हैं, अलग अलग बिजनेस वो कर सकते हैं मैडम। वो पेट्रोल पंप्स कर सकते हैं, गैस स्टेशन बना सकते हैं, वेयर हाउसिंग कर सकते हैं, डेयरी कर सकते हैं, जन औषधि केंद्र कर सकते हैं, ये सब नया, और इसको पूरा समर्थन केंद्र सरकार की तरफ से उनको मिलने वाला है। मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा मैडम। महाराष्ट्र में ये बोल रहे थे जो हमारे साथी सदस्य कि महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला। मैं 2-4 आपको आंकड़े यहाँ पे गिनवाना चाहूँगा। महाराष्ट्र में जो वाडवन पोर्ट बन रहा है उसके लिए 76,000 करोड़ रुपए केंद्र से दिया है। मुंबई मेट्रो के लिए 1087 करोड़, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए 908 करोड़, विदर्भ मराठवाड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 600 करोड़, महाराष्ट्र रूरल रोड्स के लिए 400 करोड़, मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 499 करोड़, कृषि प्रकल्प के लिए 598 करोड़, इकोनॉमिक कॉरिडोर 467 करोड़, MMR ग्रीन अर्बन मोबिलिटी 150 करोड़, नागपुर मेट्रो 683 करोड़, नाग नदी के लिए 500 करोड़, पुणे मेट्रो के लिए 814 करोड़, मुला मुठा रिवर के लिए 690 करोड़, और महाराष्ट्र के जो रेल प्रोजेक्ट्स है उसके लिए 15,940 करोड़ दिए मैडम। बस मैं खत्म कर रहा हूँ। पोषण अभियान के लिए 1700 करोड़। रविचंद्र मैं शेयर करके खत्म। థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ మేడం. ఉపసభాపతి మహోదయ్, థ్యాంక్ యూ. 2024 ऑनरेबल स्पीकर 15 सेकंड्स। विपक्ष के कुछ साथी बोल रहे थे कि निर्मला जी का ये आखिरी भाषण है। मैं उस पर कहना चाहता हूँ अभी बहुत काम बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे हौसलों का इंतहाम अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे तो सारा आसमान बाकी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।